हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि फॉर्मूला तो उनको पता होता है, लेकिन किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व होता है आगे उसके बारे में उनको थोड़ी सी दिक्कत करनी पड़ती है। द बेसिक रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ दैट उनका जो बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होता है वो ठीक से नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो में सारे जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो में आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मीन्स आप लोगों को मिल सकती है, जिसके वजह से आप लोग काफ़ी आसानी से किसी भी प्रकार का लाइट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो अंत तक ये वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर की है। लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना अभी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट चैप्टर। तो फ्रेंड, लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है और किस तरीके से उसका साइन हम लोग काफ़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिरर में है ना डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट इमेज फॉर्म होती है। तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमें पता होने चाहिए उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, यानी कि दोनों जो लेंस है वहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पर हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है और उसकी साइज़ के बारे में आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे आपको मिल सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन कंसेप्ट। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है। आफ्टर मैग्निफिकेशन वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने काफ़ी सिंपल ट्रिक्स यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है आप लोगों को तो भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों के साथ पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर किए हैं, और दो टिप्स पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड मैंने जो शेयर किया आप लोगों के साथ में वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको पावर ऑफ लेंस के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आफ्टर ऑल दिस कंसेप्ट आखिरी में मैंने गोल्डन टिप आप लोगों के साथ शेयर की है। अंत तक इस वीडियो को देखना ना भूलिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं फोकल लेंथ कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम फोकल लेंथ रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में हमें पूछा जाता है। फोकल लेंथ होती क्या है? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को है ना कॉनकेव मिरर क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ज कर देता है, उसको ही हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट, और जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, इट इज़ द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कनकेव लेंस में वो एक्चुअल इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर कन्वेक्स मिरर आप लोग देख सकते हो तो कन्वेक्स मिरर यह डाइवर्जिंग मिरर है, वो रेज को डाइवर्ज कर देता है इस तरीके से। तो उसका जो फोकस पॉइंट होता है हम लोग इमेजिनरी राइट साइड में कंसिडर करते हैं। तो प्लीज नोट दिस थिंग, दिस इज टिप नंबर 1 कि कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। सेकेंड थिंग, लेंस में भी हम लोग इस तरीके के कंसेप्ट को देख सकते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है जिसको कि कन्वर्जिंग लेंस हम लोग कहते हैं, तो वो इस तरीके से लाइट रे को इंटरसेक्ट कर देता है एट फोकस। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो होता है राइट साइड में, और कनकेव लेंस जो है दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस, वो रेज को डाइवर्ज कर देता है। यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसका फोकस हम लोग लेफ्ट साइड में कंसिडर करते हैं, और जो कि वर्चुअल फोकस होता है। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ठीक से समझनी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल्स में हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई होती है और हमें वैल्यूज
जब हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं तो उसका साइन हमें यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। तो साइन कन्वेंशंस तो आपको पता ही होंगे कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और राइट हैंड साइड के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आप लोगों को कौन से मिरर का फोकस किस तरीके से बन रहा है ये अगर आप लोगों ने ठीक से समझ लिया तो आप लोग फोकल लेंथ का साइन एक्यूरेट लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को रिवाइज करते समय ये करना है कि कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में हो रहा है फोकस, तो इसी की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। कन्वेक्स मिरर में का जो फोकस है वो राइट साइड में है वर्चुअल, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स लेंस जो है वो राइट साइड में फोकस मीन्स फोकस उसका राइट साइड में है तो फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होगी। और जो कन्वर्जिंग यहाँ पे लेंस है यानी कि कनकेव लेंस जो है उसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में है यानी कि उसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको आता है क्वेश्चन पर्टिकुलर सपोज यहाँ पे आता है कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोगों को तुरंत यहाँ पे इमेजिन करना है कि कॉनकेव मिरर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देता है यानी कि उसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज कर देता है, सो उसका फोकस वर्चुअल फोकस यहाँ पे होगा इसलिए उसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। उसी तरीके से लेंस के बारे में, लेंस जो है कन्वेक्स लेंस वो कन्वर्ज कर देता है राइट साइड में, तो राइट साइड का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव इसलिए उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। डाइवर्जिंग लेंस है वो डाइवर्ज कर देगा लेंस को, तो इसी के वजह से उसका फोकस लेफ्ट साइड में होगा, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो कौन सा पर्टिकुलर मिरर या कौन सा पर्टिकुलर लेंस किस तरीके से लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है ये आपको सबसे पहले समझना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरीके से रट के जाते हैं, हाँ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप लोग रट के गए एग्जामिनेशन में तो आपका 101% वहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला है। कंसेप्ट को ठीक से समझ लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आप लोग एक्यूरेट फोकल लेंथ का साइन डिसाइड कर सकते हो। तो शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक तरीके से सोचना है। तो कैसे सोचना है ये भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सपोज अगर आपको दिया गया है कनकेव मिरर, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, उसका फोकस यहाँ पे मिल गया, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद में कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर देता है, यहाँ पे तो फोकस पॉजिटिव नहीं, उसका फोकस बनेगा यहाँ पे, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। लेंस में भी वैसे ही सोचना है आप लोगों को, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज कर देता है राइट साइड में, इसी की वजह से उसका रियल फोकस यहाँ पे है, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और जो कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, उसका फोकस तो यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है, इसी की वजह से उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। ऐसा अगर आप लोगों ने सोच के फोकल लेंथ का साइन डिसाइड किया तो आप लोग कभी भी इसमें गलती नहीं कर सकते हो। तो आप सभी को इस तरीके से फोकल लेंथ का साइन डिसाइड करना है। उसके अलावा ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोकल लेंथ होती है वो इस कंप्लीट रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो इतना फोकल लेंथ के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यहाँ पे ठीक से पहले आपको समझना है क्या होता है ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। फ्रेंड्स, मिरर और लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसकी हमें ऑब्जेक्ट है ना, उसकी हमें कुछ इमेज मिलती है और उस पर्टिकुलर मिरर और लेंस का कुछ पर्टिकुलर फोकल लेंथ होता है। तो इसमें एक रिलेशनशिप हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मिरर में और लेंस में भी। तो मिरर में ये जो रिलेशनशिप होता है तीनों में, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हम लोग यू से डिनोट करते हैं, उसके बाद में इमेज डिस्टेंस जो कि हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जो कि हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों बातों में एक प्रॉपर रिलेशनशिप हमें मिरर एज वेल एज लेंस में भी दिखाई देता है। तो मिरर में इनका क्या रिलेशनशिप होता है, सो फ्रेंड उसको ही हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जो कि होता है 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Please note this thing. There is a positive sign between 1/v and 1/u. इसी तरीके का रिलेशनशिप आप लोग लेंस में भी देख सकते हो बिटवीन ऑल दीज 3 डायमेंशंस, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ठीक से समझना होगा कि ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी कि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला है क्या, तो फ्रेंड्स ये सिर्फ
V, U और F में किस तरीके से रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस साइन है और लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस साइन है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है रिगार्डिंग द साइन। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट प्लस होगा या माइनस होगा इसमें ही कंफ्यूजन कर देते हैं और फिर रॉन्ग फॉर्मूला लिखने की वजह से उनका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है। तो काफ़ी अच्छे से ठीक से समझ लीजिए, मिरर में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और लेंस में यहाँ पे निगेटिव साइन है। ये कंसेप्ट आपको ठीक से पता होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना ज़रूरी नहीं होता है ना। फॉर्मूला में ये जो आप लोग V, U और F इनकी वैल्यूज पुटअप करने वाले हो फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल, वो विथ साइन यहाँ पे ठीक से हमें लिखनी होती है और यहीं पे फिर गलती स्टूडेंट से होती है और जो उनका आंसर ठीक से नहीं हो पाता। सो रिलेटेड टू F तो डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ कर लिया है कि किस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ का साइन डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। उसके अलावा इस V और U के बारे में क्या, उसके बारे में भी डिस्कशन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, जो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि हमें V, U और F इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू वहाँ पे पुटअप करनी है विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे साइन कैसे डिसाइड करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में होगी। वो कौन सा भी मिरर हो, कौन सा भी लेंस हो, कन्वेंशनली हम लोग उसको उस पर्टिकुलर डिवाइस के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। प्लीज नोट दिस थिंग। यानी यू का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होने वाली है, ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया है। अभी फोकल लेंथ के बारे में सबसे पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ का साइन डिसाइड करते हैं। या तो सबसे पहले हम लोग उस पर्टिकुलर मिरर या फिर लेंस का टाइप आइडेंटिफाई करते हैं और हमें पता होता है कौन से मिरर और कौन से लेंस का फोकस कहाँ पे बनने वाला है, तो उसके वजह से हम लोग उसका साइन डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अभी रहा सवाल यहाँ पे इमेज डिस्टेंस का, है ना। तो ये इमेज डिस्टेंस का साइन हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड डिफरेंट पोजीशन पर किस तरीके से इमेज बनती है इन दोनों प्रकार के मिरर्स और दोनों प्रकार के लेंस में, ये आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। नहीं भी पता होगा तो मैं जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं वन बाय वन सारे जो मिरर्स और लेंस में किस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं इमेज डिस्टेंस को, ये यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जो डाइवर्जिंग मिरर है आपका, यानी कि कन्वेक्स मिरर है, उसके बारे में उससे हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा रेज को डाइवर्ज कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे रियल इमेज कभी फॉर्म नहीं होती। ये मिरर हमेशा जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लीज नोट दिस थिंग, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज जो होती है कभी भी राइट साइड में बनती है। सो इसी की वजह से कन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोग यह जान सकते हो कि उसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो कन्वेक्स मिरर आप लोगों को अगर दिया गया है सो उसका जो उसमें जो इमेज बनेगी उसका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि राइट साइड में बनती है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बस कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो उसमें सिर्फ यही एक वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके अलावा सारी बातें वो पॉजिटिव ही होने वाली है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इमेज भी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज। हाँ, ये भी आप लोगों को ठीक से समझना है, ये टिप नंबर 2। वर्चुअल इमेज जब भी कभी भी बनेगी किसी भी लेंस में, किसी भी मिरर में, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वो सीधी होती है, यानी कि उसका इमेज का जो हाइट होता है वो पॉजिटिव ही होता है। प्लीज नोट दिस थिंग। और जब भी रियल इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। तो इसी की वजह से उसकी जो हाइट होती है ना, इमेज हाइट, तो वो निगेटिव ली जाती है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो क्या कहा मैंने आप लोगों के साथ कि वर्चुअल इमेज जहाँ पे भी बनेगी वो हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, यानी कि उसकी हाइट पॉजिटिव होती है। वर्चुअल इमेज है यानी कि उसकी हाइट पॉजिटिव, रियल इमेज है यानी कि उसकी हाइट नेगेटिव। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसी की वजह से इमेज की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है।
फोकस के बारे में मैंने जैसे आप लोगों को कहा था, यहाँ पे तो एक्चुअल फोकस नहीं बनेगा, तो वर्चुअल ही फोकस यहाँ पे होगा, तो फोकल लेंथ भी उसकी पॉजिटिव होती है। तो आप लोग अगर ठीक से नोटिस करते हो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो आप लोगों को तुरंत यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी सिर्फ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव होता है, बाकी सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको आपके माइंड में फिक्स कर लीजिए। दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग कनकेव मिरर में किस तरीके से होता है इमेज डिस्टेंस, वो यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ओके सो फ्रेंड, कन्वेक्स मिरर के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। कन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने देखा सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही नेगेटिव होगा, बाकी की सारी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहती है उस मिरर में। अभी हम लोग थोड़ा सा कनकेव मिरर के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है ना, उसकी जो लाइट रे आती है वो कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड, टिप नंबर 1 ये है कि कनकेव मिरर हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। प्लीज नोट दिस थिंग, एक्सेप्ट वन कंडीशन। और वो वन कंडीशन क्या है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तभी ये जो मिरर होता है वो उसकी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ओनली एक कंडीशन, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड पी। तो फ्रेंड्स, यह भी आप लोग को यहाँ पे समझना है, जब बिटवीन एफ एंड पी है ना, इस कंडीशन को मैं 1 कहता हूँ, तभी यह यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस सिर्फ इसी कंडीशन में पॉजिटिव होगा। प्लीज नोट दिस थिंग। बाकी की जितने भी सारे कंडीशन है, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हो, बिटवीन सी एंड एफ होता है, ऑन द सी होता है, बियॉन्ड सी होता है, या फिर इन्फिनिटी पे होता है, इन सारी कंडीशन में आप लोगों को जो इमेज मिलने वाली है वो रियल और इन्वर्टेड मिलने वाली है, जो कि मिलने वाली है लेफ्ट साइड में, यानी कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव होने वाला है। तो प्लीज नोट दिस थिंग, यानी कि कन्वेक्स मिरर में कनकेव मिरर में हम लोगों ने अभी यह देखा कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा सिर्फ तभी हमें इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि वो इमेज तभी वर्चुअली और इरेक्ट बनाता है। बाकी सारी कंडीशन में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है, जिसकी वजह से जो इमेज का डिस्टेंस है वो निगेटिव होने वाला है ना। सो यहाँ पे कनकेव मिरर के बारे में आपको यह 2 बातें जानना जरूरी है। सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर बिटवीन फोकस और पोल ऑब्जेक्ट को रखा हम लोगों ने, तभी ये जो इमेज है वो पॉजिटिव डिस्टेंस में होगी, यानी कि राइट साइड में। उसके अलावा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, एफ पे रखो, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन सी, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी, सारी कंडीशन पे हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो निगेटिव होने वाला है। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना। तो कनकेव मिरर को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ कि कनकेव मिरर में, है ना, कनकेव मिरर में पॉजिटिव कब में होगा, है ना, जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी और v की वैल्यू निगेटिव कब होगी। तो भाई देखो, बिटवीन f एंड p अगर ऑब्जेक्ट को रखा सिर्फ इस एक ही कंडीशन में, तब इमेज राइट साइड में बनती है वर्चुअल, इसीलिए वो जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। बाकी सारी कंडीशन में लेफ्ट साइड में ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, इसी की वजह से ये जो डिस्टेंस होता है यानी कि v इमेज डिस्टेंस वो निगेटिव होता है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप लोगों ने ठीक से समझ लिया तो आप लोगों को साइन डिसाइड करना कोई डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। ओके सो फ्रेंड, मिरर से रिलेटेड जो सारा कंसेप्ट है अभी तक जो डिस्कस किया उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी ठीक से रिवाइज हो सके। सो मिरर में तो 2 मिरर पता ही है हमें। सबसे पहला मिरर हम लोगों ने देखा था कन्वेक्स मिरर, और अभी यह देखा हम लोगों ने कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने देखा कि ओनली यू जो होता है वो निगेटिव होता है, बाकी की जितनी भी सारी बातें हैं H1, H2, V, मैग्निफिकेशन, ये सारी पॉजिटिव होती है, कौन सी भी कंडीशन हो तभी भी, यानी कि इसको समझना कोई डिफिकल्ट काम नहीं। अभी रहा सवाल कनकेव मिरर में कि भाई इसमें जो है V का जो साइन है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव V यानी कि पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस, यानी कि जब इमेज बनेगी राइट साइड में, एक ही कंडीशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल, बस सिर्फ इसे एक कंडीशन में। बाकी की क्यों, क्योंकि तब इमेज बनती है राइट साइड में वर्चुअल और इरेक्ट, इसी की वजह से। बाकी की सारी कंडीशन में जब इमेज बनेगी तब वो रियल और इन्वर्टेड होती है, इसी की वजह से उसका यानी कि इमेज डिस्टेंस सारी कंडीशन में होगा नेगेटिव। बस इन दोनों कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए। आप लोग मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते समय
कभी भी साइन मिस्टेक नहीं करेंगे। तो भाई ये रहा मिरर फॉर्मूला के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेंसेस में भी किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी लेंसेस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अभी कनकेव लेंस, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। तो कनकेव लेंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को आप लोग कहीं भी रखो, वो उसकी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और स्मॉलर साइज की बनाता है। सबसे पहले इस पॉइंट को आपको ठीक से समझना है। हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग साइन डिसाइड कर सकते हैं। क्या क्या बातें हमारे एफ है, वी है और यू है। एफ के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा ही है कि ये कॉनकेव मिरर है, इमेज मीन्स रेज को डाइवर्ज कर देता है, इसी वजह से उसका फोकस यहाँ पे होगा, फोकस लेफ्ट में बनेगा हमेशा, यानी कि फोकल लेंथ उसकी निगेटिव होगी। नंबर 1। रहा सवाल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में तो क्लियर कट इशू है कि कौन सा भी मिरर और लेंस लीजिए, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रखेंगे हम लोग बाय कन्वेंशन, सो ये ऑलवेज निगेटिव होने वाला है। रहा सवाल इमेज डिस्टेंस का, है ना। तो ये भी आप लोगों ने देखा कि ये जो कनकेव लेंस है वो हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ये कभी भी यहाँ पे ऐसे रियल इमेज नहीं बनाता है। तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगी, सो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होने वाला है। तो प्लीज नोट दिस थिंग कि अगर आप लोगों को दिया गया है कनकेव लेंस, तो आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि इमेज डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑलवेज निगेटिव। प्लीज नोट दिस थिंग, अगर कॉनकेव लेंस दिया है तो, और फोकस जो होती है, फोकल लेंथ भी जो होती है उसकी निगेटिव ही होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग, ये तीनों बातें हमेशा निगेटिव ही रहने वाली है फॉर द कनकेव लेंस। प्लीज नोट दिस थिंग, यानी कि कनकेव लेंस अगर आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, सो डरने की कोई बात नहीं, सारी बातें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। फोकल लेंथ भी ऑलवेज निगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, और इमेज डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको मीन्स समझना तो काफ़ी आसान है, सारी बातें नेगेटिव 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 इसमें होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग कन्वेक्स लेंस देख सकते हो। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमें पता है कि यह जो कन्वेक्स लेंस होता है यह कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसी की वजह से उसका जो फोकस होता है राइट साइड में बनता है, इसी की वजह से वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ के बारे में तो पता चल गया सर। तो हमें 3 बातों का साइन डिसाइड करना होता है वैसे भी लेंस फॉर्मूला में, वी, यू एंड एफ। तो ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही निगेटिव होता है, कौन सा भी मिरर और कौन सा भी लेंस ले लीजिए आप। और रहा सवाल यहाँ पे इस इमेज डिस्टेंस का, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। भाई देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ डैश या फिर F1 और C में रखते हैं, तभी इसकी जो इमेज है इस तरीके से यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सिर्फ एक ही कंडीशन, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने रे डायग्राम्स का ठीक से स्टडी किया तो आप लोगों को पता होगा। सिर्फ यह एक ही कंडीशन है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनने वाली है, और जहाँ पे इमेज बनती है लेफ्ट साइड में, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा v, वो निगेटिव सिर्फ इस एक ही कंडीशन में होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप लोग कहीं भी रखो, यानी कि ऑन एफ, है ना, बिटवीन 2F1, ऑन 2F1, बियॉन्ड 2F1 या फिर इन्फिनिटी, हमेशा आपको रियल इमेज यहाँ पे मिलेगी और वो भी इन्वर्टेड। तो ये भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि v के बारे में, है ना। सो v के बारे में हम लोगों ने, यानी कि इमेज डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कन्वेक्स लेंस में। सो भाई हम लोगों ने ये देखा कि अगर वर्चुअल इमेज बनती है, जो कि कब बनती है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द मीन्स ऑप्टिकल सेंटर में रखते हैं, तभी बनती है बैक साइड में, सेम साइड में। तो तभी सिर्फ जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, बाकी की सारी कंडीशन में रियल इन्वर्टेड बनेगी, और रियल इन्वर्टेड राइट साइड में ही बनने वाली, तो इसी की वजह से ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ इस सारे डिस्कशन को, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला और साइन कैसे डिसाइड करना है इसको। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। ओके सो फ्रेंड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कंसेप्ट की मैंने करवा दी है, तो अभी हम लोग साइन डिसाइड करना हमारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है। तो चलिए एग्जामिनेशन में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कैसे साइन डिसाइड करोगे आप लोग, ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, मिरर के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर और एक होता है आपका कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने देखा था सिर्फ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही निगेटिव होता है, बाकी की सारी बातें पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है।
कनकेव मिरर के बारे में आप लोग अगर सोचेंगे तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, इस तरीके से होता है डाइवर्जिंग, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है वो इस तरीके से आप लोग क्विकली डायग्राम ड्रॉ करके भी डिसाइड कर सकते हैं। इमेज डिस्टेंस जो है, सॉरी ये इमेज डिस्टेंस जो है कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में नेगेटिव ही होता है। ओके दैट्स फाइन। कनकेव मिरर के बारे में, भाई कनकेव मिरर के बारे में यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ, अभी देखो भाई कनकेव मिरर यह कन्वर्जिंग मिरर है, तो इस तरीके से इसकी फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड में मिलेगी, इसी की वजह से वो नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि भाई देखो कि फोकल पॉइंट और पी इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं और तभी यहाँ पे हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है राइट साइड में। सिर्फ इसी कंडीशन में जो वी है यानी कि इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा। अगर हमें स्क्रीन पर इमेज मिल रही है इस कनकेव मिरर में, यानी कि रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, तो उसका जो इमेज डिस्टेंस है आप लोग माइनस यानी नेगेटिव ले सकते हो, लेना है हमें, ठीक है ना। स्क्रीन पर इमेज मिल रही है, ये दिख रहा है एग्जाम्पल में, तो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में लेंस को भी स्टडी कर लेते हैं। लेंस जो होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के हैं, है ना। एक है यहाँ पे कनकेव जो कि डाइवर्जिंग है, और एक होता है कन्वेक्स। कनकेव में हम लोगों ने देखा था भाई इस तरीके से होता है, तो उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो इस तरीके से होता है ना। इमेज डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव ही होगी, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। और कनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा था, सॉरी कनकेव लेंस में, कि हमेशा ये वर्चुअल और स्मॉलर साइज की इमेज बनाता है, तो लेफ्ट साइड में बनेगी, तो ये भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो शॉर्टकट में हम लोगों ने देखा था कि कनकेव लेंस है तो आप लोगों को लिखना है सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, U, V एंड F ऑल आर नेगेटिव कनकेव लेंस के बारे में। कन्वेक्स अगर लेंस है तो हम लोगों ने देखा था कि भाई इस तरीके से लेंस होता है, उसका फोकस राइट साइड में होता है, तो इसी की वजह से फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव है। इमेज डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होती है। रहा सवाल V के बारे में, तो कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव होगा, कौन सी कंडीशन में नेगेटिव होगा। तो एक ही कंडीशन जो है यहाँ पे, जब हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसी एक कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, जबकि V होता है नेगेटिव। बाकी की जब भी स्क्रीन पर आप लोगों को इमेज मिलेगी रियल इमेज और इन्वर्टेड, तब उस समय में V का साइन आपको लेना है पॉजिटिव। तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट ठीक से समझने के बाद आप लोग खुद काफ़ी मीन्स कुछ सेकंड्स में पेपर के ऊपर इस तरीके से डायग्राम बना के साइन के बारे में फाइनल डिसीजन ले सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। आई होप कि इस कंसेप्ट के इस डिस्कशन से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके सो फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड, हम लोगों ने देखा किसी भी मिरर और लेंस में ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हमें उसकी कुछ ना कुछ इमेज मिलती है। इमेज यानी कि हमें यहाँ पे इमेज के बारे में हम लोग तीन बातें कह सकते हैं। या तो इमेज की जो साइज़ है ना, इमेज की जो साइज़ है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर होगी, उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी। सो ये जो इमेज की साइज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं विथ ऑब्जेक्ट साइज़, तो इसी को ही कहा जाता है मैग्निफिकेशन, है ना। सो मैग्निफिकेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, है ना। तो इमेज की हाइट को हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन। तो फ्रेंड, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो दो प्रकार के फॉर्मूला है। सबसे पहले बात मिरर की हम लोग करते हैं। मिरर में अगर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला होगा इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। हालांकि यही सेम फॉर्मूला हम लोग लेंस में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी अगर हाइट से रिलेटेड यूज़ करना है तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। लेकिन मिरर में ये जो मैग्निफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ हाइट कंपेयर करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट भी हमें मैग्निफिकेशन मिल सकता है। यस फ्रेंड्स, तो क्या है उसका फॉर्मूला? मिरर्स के लिए उसका फॉर्मूला है -v/u और लेंस के लिए उसका फॉर्मूला है +v/u। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से ये v/u से हमें लेंस के लिए मैग्निफिकेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे भी है -v/u, यहाँ पे भी है +v/u। उसके पहले भी मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में साइन चेंज था। सो सर हम लोग किस तरीके से इन सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं सिंपल टिप आप लोगों को देता हूँ, प्लीज नोट दिस थिंग। मिरर और लेंस को किस तरीके से रिवाइज करना है, देखो भाई, मिरर में जो मिरर फार्मूला है वो है 1/v, है ना, +1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
अगर मैग्निफिकेशन में हमें लेना है तो इसका अपोजिट साइन आपको लेना है। प्लीज नोट दिस थिंग। यहाँ पे पॉजिटिव था ना मिरर फॉर्मूला में, तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला होगा -v/u। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना। इस तरीके से मैंने खुद में इसको मीन्स समझ लिया है, आप लोग भी इस तरीके से इसको समझ सकते हो। लेंस में क्या है लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मूला है, तो मैग्निफिकेशन के लिए वो पॉजिटिव होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन होगा उसका v/u। तो इस तरीके से मैंने इसको रिलेट करके मीन्स दिमाग में फिट कर दिया है, तो आप लोग भी इस तरीके से इसको समझ सकते हो। यानी कि मिरर फॉर्मूला में जो साइन है उसके अपोजिट साइन मैग्निफिकेशन में हमें मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मिरर, और लेंस फॉर्मूला में जो साइन है उसके अपोजिट साइन हमें मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में मिलेगा। लेंस फॉर्मूला में दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो मैग्निफिकेशन के लिए पॉजिटिव v/u हमें लेना है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने सोचा तो आपका कभी भी साइन कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। और ये जो फॉर्मूला है h'/h, ये तो दोनों के लिए कॉमन ही है। तो इस तरीके से फॉर्मूला कैसे रखना है मीन्स उसको ठीक से समझना है, ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी आप लोग आसानी से समझ सकते हो। ये जो मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसकी जो वैल्यू हमें मिलती है, वैल्यू है ना, और उसका जो साइन होता है उससे हमें काफ़ी सारी बातें समझ में आती है। तो कौन सी बातें हम लोग समझ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्लीज़ इसे ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो फ्रेंड, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है या फिर उसका साइन होता है उससे हमें क्या क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मीन्स एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है उसका मतलब ये है कि इमेज जो बनी है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। तो ऐसा हम लोग क्यों इंटरप्रेट करते हैं वो भी आप लोगों को ठीक से समझना है। भाई देखो, वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी ना वो सीधी इमेज बनती है, यानी कि ये जो इमेज हाइट होता है वो पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे सीधा ही रखते हैं कभी भी, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। इसी की वजह से अगर पॉजिटिव साइन आपको दिखा मैग्निफिकेशन का तो तुरंत वहां पे समझ जाओ कि भाई इमेज सीधी बनी है। प्लीज नोट दिस थिंग। सीधी कब बनती है, वर्चुअल होती है तभी बनती है, ये भी समझना है आपको। मीन्स अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये समझ लीजिए कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी हुई है ना। इंटरेस्टिंग। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो सो भाई देखो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इमेज हाइट अगर निगेटिव मिलती है यानी कि इमेज इन्वर्टेड मिलती है तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ सकता है। और इमेज हमें इन्वर्टेड कब मिलती है, जब वो रियल होती है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो यस, तो भाई ये भी तो आसान हो गया हमारे लिए। तो मैग्निफिकेशन की अगर कुछ वैल्यू है और मैग्निफिकेशन हमें एक वैल्यू, सपोज मैग्निफिकेशन हमें एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में पॉजिटिव है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में नेगेटिव है, तो मैं इस प्लस साइन से क्या समझूंगा, तो भाई मैं इस प्लस साइन से समझूंगा कि यहाँ पे जो इमेज बनी है ना तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, तभी ये उसका साइन पॉजिटिव आया है मैग्निफिकेशन का। अगर कहाँ पे मुझे मैग्निफिकेशन निगेटिव दिखाई दे रहा है तो उससे मैं क्या समझूंगा कि भाई यहाँ पे जो इमेज बनी है ना तो वो उल्टी बनी है, यानी कि रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी हुई है। तो साइन से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। उसके बाद में वैल्यू से भी पता चलता है फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू सेम होती है ना, दोनों के दोनों वैल्यू सेम होती है, तो इससे क्या समझ में आएगा, इससे यह समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होगी, तब मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 0। तो जब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 मिलती है, इससे ये समझ में आएगा कि दोनों की दोनों साइज सेम है। प्लीज नोट दिस थिंग, इंटरेस्टिंग वन। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आती है, तो ग्रेटर देन 1 केस कब आ सकती है इस फॉर्मूला में, जब ये जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, यानी कि इमेज हाइट बड़ी होगी। तो भाई देखो, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इमेज लार्जर साइज की है देन द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट ज्यादा है, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 दिखाई देता है, तो उससे आप लोग यह समझ में आओगे कि इमेज जो बनी है वो छोटी साइज की बनी है ना। तो इस सारे डिस्कशन को मैं ना कुछ एग्जांपल से आपके सामने रखता हूँ, तो जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला रिवाइज करता हूँ कि मिरर और लेंस के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में अगर मुझे मिरर का मैग्निफिकेशन लिखना है, तो देखो मैग्निफिकेशन तो v/u तो दोनों तरफ है, मिरर में भी है और लेंस में भी है। सिर्फ रहा कि इसमें पॉजिटिव v/है या इसमें पॉजिटिव v/u, ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ।
तो मैं मिरर फार्मूला का थोड़ी देर पहले रिमाइंड करता हूँ कि मिरर फार्मूला में 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसका अपोजिट होना चाहिए। तो मिरर में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते समय -v/u फार्मूला में यूज करूंगा। लेंस में v/u तो है ही। लेंस फार्मूला क्या था? लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे नेगेटिव है तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला तो काफ़ी आसानी है मैग्निफिकेशन का, है ना, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ये हो गया फॉर्मूला। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यू एंड साइन किस तरीके से होगा, चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। सपोज द मैग्निफिकेशंस आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2, है ना। उसके बाद में मैग्निफिकेशन की दूसरी वैल्यू -2, अगेन मैग्निफिकेशन की दूसरी वैल्यू +0.5, अगेन मैग्निफिकेशन की तीसरी वैल्यू -0.5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले साइन में देखता हूँ, तो इसका साइन में देखता हूँ तो पॉजिटिव है यानी दोनों के दोनों यहाँ पे इरेक्ट बने हैं, तो यानी कि ये वर्चुअल और इरेक्ट है। प्लीज नोट दिस थिंग, वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पे मुझे मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेज जो बनी है उल्टी बनी है, यानी कि वो रियल और इन्वर्टेड बनी है। यहाँ पे मुझे मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी कि इमेज सीधी बनी है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का साइन मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है, यानी कि इमेज उल्टी बनी है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनी है। यानी कि जब रियल इमेज होती है ना तभी उल्टी होती है, जब वर्चुअल होती है तब सीधी होती है। प्लीज नोट दिस थिंग। वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यू मुझे 2 से मीन्स 1 से ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो 1 से ज़्यादा है भाई, यानी कि जो इमेज जो बनी है ना वो लार्जर बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। प्लीज नोट दिस थिंग। यहाँ पे भी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी कि इमेज बनी है मैग्नीफाइड। प्लीज नोट दिस थिंग। यहाँ पे वैल्यू 1 से लेस है, यानी कि जो इमेज बनी है वो स्मॉलर साइज की बनी है ना। यहाँ पे भी वैल्यू 0.5 है, तो इमेज स्मॉलर साइज की बनी है। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन के साइन से हम लोग उसका नेचर बता सकते हैं, वैल्यू से हम लोग उसकी साइज के बारे में बता सकते हैं। प्लीज नोट दिस थिंग। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके तो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन इस कंसेप्ट को। आप सभी को पता ही है, लाइट रे जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर करती है, या तो उसका बेंडिंग होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, या उसका बेंडिंग होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ये तो रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पता है। ऐसा बेंडिंग क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हर मीडियम में वो डिफरेंट होती है। जब लाइट रे की जो स्पीड है वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर करने के बाद अगर बढ़ जाती है तो उसका बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, और जब लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद कम हो जाती है तो उस दूसरे मीडियम को हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम, जहाँ पे लाइट रे की जो बेंडिंग होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो भाई देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 मीडियम हो गए, जिस मीडियम में लाइट रे की स्पीड ज़्यादा उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयर कहते हैं, जिस मीडियम में लाइट रे की स्पीड कम उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सर हमें तो ये पता चल गया कि ऑप्टिकली रेयर डेंसर पता ही है, रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता ही है। तो अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये जो डिफरेंट मीडियम की जो टेंडेंसी है, मीन्स उसमें जो स्पीड होता है लाइट का ना वो डिफरेंट होता है। तो उस स्पीड को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि सेकेंड मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो पहले से कितना है। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सपोज यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता हूँ जिससे कि हम लोग इन सारे फॉर्मूलाज को ठीक से समझ सकते हैं। सपोज फ्रेंड्स, यहाँ से लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स यहाँ पे देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज जस्ट द कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, यानी कि मुझे क्या करना है कि उसके पहले वाला जो मीडियम था उसमें लाइट की जो स्पीड थी उसके साथ मुझे इस मीडियम की लाइट की स्पीड कंपेयर करनी है। तो इसको ही मैं कहूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट रे अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कैसे पता चलेगा मुझे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1? यानी कि 1 में जो स्पीड था डिवाइडेड बाय जो 2 में स्पीड। इस तरीके से हमें इस फॉर्मूला को ठीक से समझना है। यानी कि लाइट रे जब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करेगी तो ये जो सेकेंड मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हमें कैसे मिलेगा पता? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
ओके, तो इस तरीके से ये सबसे पहला कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हर मीडियम का डिफरेंट होता है, और हमें लाइट के बारे में ये पता है कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग उस मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है उसको हम लोग वैक्यूम में लाइट की क्या स्पीड थी उससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, सपोज मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो बस मैं एक काम करूंगा, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करूंगा। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है ना। तो मुझे बताओ, आप मीन्स आपको यह भी पता हो सकता है भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। तो ये सिंपल सी बात है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में उसको हमने डिवाइड कर दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बस यही है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नथिंग ऑल दैट, नथिंग मोर देन दैट, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी दो कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किए हैं कि लाइट रे कभी भी किसी वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा तो इस सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो वो कैसे मिलेगा भाई, पहले जो स्पीड था डिवाइडेड बाय बाद में जो स्पीड है उससे। यस, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग किसी दो मीडियम का कंपेयर करते हैं तो वो किस तरीके से होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ना लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो फ्रेंड्स ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2। यस, ऑफ कोर्स इट विल बी लाइक दैट, है ना। तो अगर सपोज ये मीडियम 1 है ना, दिस इज मीडियम 1 और दिस इज मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2। लेकिन अगर हमें इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, यानी कि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है n1, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है n2, क्या हम लोग इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो होगा n2 अपॉन n1, यानी कि जिस मीडियम में एंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आप लोगों को ठीक से समझना है। उसके बाद में अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होता है, तो ये होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 4। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या किया, तो भाई देखो मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। तो इस कंसेप्ट में हमने देखा कि लाइट रे सपोज वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर कर रही है, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये कह सकते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, फर्स्ट में जो स्पीड थी डिवाइडेड बाय सेकेंड में जो स्पीड थी। उसके अलावा अगर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये तीनों बातें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, बस इससे हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इतना जानना जरूरी होता है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्नेल्स लॉ। तो फ्रेंड यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि स्नेल्स लॉ यह कहता है कि इसका जो साइन रेशियो होगा साइन ऑफ आई, है ना, अपॉन साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट होता है। और ये कितनी कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्टिव 1, इतनी होती है इसकी वैल्यू। यानी कि एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि वो ये होगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इससे रिलेटेड तो दो फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पहला फॉर्मूला देखा था हमने v1 अपॉन v2, दूसरा फॉर्मूला देखा है हमने n2 अपॉन n1। तो इन सभी की वैल्यू सेम होती है। ये अगर फॉर्मूला आप लोगों ने ठीक से लर्न कर लिया तो आप लोग किसी भी प्रकार का इक्वेशन मीन्स एग्जाम्पल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये फॉर्मूला लेकिन आपको ठीक से समझ लेना है कि किस तरीके से बना हुआ है, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए।
तो फ्रेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किया वो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने समराइज करता हूँ। सो फ्रेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम से डिवाइड कर दूंगा, मुझे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर लाइट रे किसी वन मीडियम से किसी टू मीडियम में एंटर कर रही है तब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम एक तो V1 अपॉन V2 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग N2 अपॉन N1 इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन पता है तो हम लोग साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में रिलेशनशिप ये भी हमें जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन यानी कि वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू होता है। तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने अगर ठीक से समझ लिया और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये आप लोगों ने समझ लिया, तो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हर प्रकार के जो एग्जाम्पल से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर विथ यू। तो सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट्स, क्योंकि वो रेशो होता है ना टू फिजिकल क्वांटिटीज़ का। सो प्लीज़ नोट दिस थिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट्स। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें क्या बताती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट रे है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। प्लीज नोट दिस थिंग ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें ये बातें, साइन के बारे में तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है। वैल्यू ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 1 इतना यहाँ पे चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर में जा रही है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इन दोनों बातों को भी आपको ठीक से समझना है रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को ठीक से समझ में आ चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। तो फ्रेंड अभी आप लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ इस वीडियो के, जो कि है पावर ऑफ लेंस। तो लेंस में हम लोगों ने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, है ना। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, और कनकेव लेंस जो होता है वो लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। अभी यहाँ पे देखिए मैं दो डायग्राम्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लेंस था उसने कुछ इस तरीके से लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया, और ये जो कन्वेक्स लेंस था उसने कुछ लाइट रे को इस तरीके से कन्वर्ज कर दिया। दोनों ने कन्वर्ज किया है, लेकिन इसने काफ़ी कम डिस्टेंस में कन्वर्ज किया है, इसने ज़्यादा डिस्टेंस में कन्वर्ज किया है। तो इससे हम लोग ये कहते हैं कि ये भाई ये जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, मोर पावर है ना, और इसने कन्वर्ज करते समय ज़्यादा डिस्टेंस लिया है तो इसकी लेस पावर है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग एक बात और नोटिस कीजिए, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है जब उसकी पावर लेंस है, यहाँ पे फोकल लेंथ कम है और तब उसकी पावर ज़्यादा है। यानी कि हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ पे ले सकते हैं कि पावर जो होती है किसी भी लेंस की वो डिपेंड होती है उसकी फोकल लेंथ पर। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ये रहा पावर का फॉर्मूला, जो कि जिसका यूनिट है डायोप्टर। तो पावर जो होती है वो फोकल लेंथ से रेसिप्रोकल होती है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हो जितनी फोकल लेंथ कम उतनी पावर ज़्यादा, जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी पावर कम होगी। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना। तो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ हमें लेना है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। यहाँ पे भी प्लीज नोट दिस थिंग कि जब पावर का यूनिट डायोप्टर होता है तब फोकल लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको जो फोकल लेंथ दी जाती है वो सेंटीमीटर में दी जाती है, और आप लोग यही वैल्यू एग्जाम मीन्स फॉर्मूला में रख देते हो और आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है तो सबसे पहले उसको इस तरीके से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा तो 1/100 हो जाएगा। तो 100/1 इस तरीके से वो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो।
मीटर में दी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली 1/f कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा कभी कभी पावर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी होता है, काफ़ी सारे लेंस एक साथ में यूज़ कर दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि टोटल पावर कितनी होगी, तो सबकी पावर कैलकुलेट कीजिए और सबका एडिशन कर दीजिए, तो वो आएगी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे समझना है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पे एक बात भी आपको जानना जरूरी है ना। तो फोकल पावर जो है यहाँ पे वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल है। तो भाई देखो, दो प्रकार के लेंस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है और इसका जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे निगेटिव है। तो पावर अगर यहाँ पे पॉजिटिव आती है यानी कि वो जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, अगर पावर नेगेटिव है तो समझ लीजिए कि वो जो लेंस है कनकेव लेंस है, यानी कि साइन ऑफ पावर भी बताती है कि वो लेंस कौन सा है ना। तो ठीक से सोचना है आपको सिर्फ कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है भाई, तो पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की। तो जब आपको पावर पॉजिटिव मिलेगी यानी कि वो लेंस कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कौन से लेंस की होती है, तो कनकेव लेंस की होती है। तो इसी की वजह से पावर अगर नेगेटिव मिलती है तो वो जो पर्टिकुलर लेंस होगा वो कनकेव लेंस होगा, यह आप लोग मीन्स उससे डिड्यूस कर सकते हो। तो इसी की वजह से ये दो पॉइंट भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ लेंस। तो फ्रेंड आई होप कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं और आप लोगों को वो अच्छे से समझ में भी आए हैं। तो प्लीज़ सिर्फ ऐसा मत कीजिए कि फॉर्मूला लर्न कर लिया और आपको सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। सारे कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद में आप लोग किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल सेशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके कुछ सजेशंस हो गए, कमेंट्स हो गए, तो प्लीज़ आपके जो फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जामिनेशन।